हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी जबरदस्त, जिंदाबाद, उम्दा, खतरनाक, लल्लन टॉप होंगे। तो एक बार आ जाओ, फिर जल्दी से आ जाओ, बिना किसी समय को ना वेस्ट किए हुए। एक बार फटाफट से आओ और कुछ चीज़ें बातें करते हैं क्लास के माध्यम से। क्वेश्चन है आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के PYQ। देखते हैं किसमें कितना है दम और किसने कितना क्या क्या कितना रिवाइज कर लिया है। ठीक है, चलिए। तो काजल, स्नेहा, MK सिंह, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। क्या बात है। तपेश, किशन, अवनीश, श्रेया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिसका नाम ना ले पाए तो कृपया बुरा बिल्कुल ना माने, क्योंकि आप लोग पहले वाले चैम्बर में रहते हो, है ना। चलो, बहुत बढ़िया जी। हम्म मन्नू, आशीष, चलिए। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा कि क्या किसी को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अभी तक की कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या आई है? क्यों भाई? अभी तक को अभी तक पूरे टॉपिक में किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आई है? नहीं आई है तो फिर आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, उससे और बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो सभी को नमस्ते है, राधे राधे, राम राम। अब फिलहाल फोकस करते हैं अपनी क्लास पर। वो सारे सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उनको देखते हैं, उनको कवर करते हैं बढ़िया से, अच्छे से, एक एक चीज़ों को, है ना, समझते हुए। तो चलिए भाई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन आपका आता है पहला कुछ इस प्रकार से। और वो ये कहना चाह रहा है, पढ़ो आराम से। वो ये कहना चाहता है कि मेरे पास कोई एक फलन है f(x) बराबर में x² प्लस का 9। तो हमें इन स्टेटमेंट पर क्या करना है, फोकस करना है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कह रहा है हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0, का स्थानीय अधिकतम मान x बराबर 0 पर होगा। तो देखो, इंक्रीजिंग पूछा है तो सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इंक्रीजिंग पूछा जाएगा तो f(x) का क्या करना है, आपको औकलन करना है। क्या करना है भाई मेरे? औकलन कर रहा है। तो आपने कहा ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो ये क्या आएगा, 2x आएगा। कितना आएगा? 2x आ जाएगा। अब आप खुद ये सोच के देखो कि ये जो x है, x की बार में कितना है, सिंगल है। अब x की बार में सिंगल है, इसका मतलब अगर हम नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ना 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 ना, तो ये तो गलत हो गया ना। यानी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये पहला स्टेटमेंट खत्म करो। अच्छा, अब बात आती है कि इसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय अधिकतम मान जो होगा वो x बराबर 0 पर होगा। तो आपने कहा बिल्कुल होगा। कैसे? कि जब मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बात करते हैं बेटा, तो मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बात क्या होती है कि जो आप सिंगल डेरिवेटिव करते हो ना, उसको 0 के बराबर में रखना पड़ता है। तो जब आप मैक्सिमा मिनिमा करते हो, मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो आपका एफ डैश ऑफ एक्स है उसको 0 के बराबर में रखोगे। तो यहाँ पर इसका मान है कितना, 2x बराबर में 0, मतलब कुल मिलाकर के आपको x बराबर में 0 मिलेगा। और ये बात मैंने आपको वहां सिखाई थी कि अगर x की वैल्यू केवल सिंगल मिलती है, केवल एक वैल्यू निकल के आए, तो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वही होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि बताओ इसका स्थानीय न्यूनतम मान क्या होगा, तब भी x बराबर 0 पर निकलता। अधिकतम मान पूछ रहा है तब भी x बराबर 0 पर निकल रहा है। तो अगर कहीं x की सिंगल वैल्यू निकल के आती है तो इसका मतलब है कि यही मान अधिकतम के लिए भी है, यही मान न्यूनतम के लिए भी है। लेकिन वही बात है कि इसने पूछा अधिकतम है तो अधिकतम के लिए काम करेगा। तो इसका मतलब है ये वाला आपका मान सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी राइट है, सेकेंड ओनली। समझ गए बात को? चलिए, बहुत बढ़िया।
चलिए भाई, ये क्वेश्चन आया आपके लिए। कह रहा है आगे आने वाले दो प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए 2025 के फर्स्ट इनटेक में। कौन से इनटेक में? पहले इनटेक में। पच्चीस के फर्स्ट इनटेक में। ये कहना क्या चाहता है, पढ़ो जरा, जानो परखो। ये कहना चाहता है लेट एबीसी बी अ ट्रायंगल राइट एंगल एट वी एंड ए बी प्लस बी सी बराबर में 3 यूनिट। यानी इसने कुल मिलाकर आपसे ये बोल दिया है कि हमारे पास में ना ए बी सी एक त्रिभुज है और जो बी पर समकोणीय है, और ए बी और ए सी को जोड़ने पर 3 इकाई दूरी, मतलब 3 इकाई मिलता है। तो बताओ, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम है तो एंगल ए का मान क्या होगा? वाह, क्या बात है, गजब क्वेश्चन है भाई। चलिए जी, सच में खतरनाक है। सच में खतरनाक है क्वेश्चन, मतलब हाँ ठीक है, लेवल बढ़िया है। तो इसके लिए ना आपको एक पूरा पन्ना लेना पड़ेगा। ये खाली स्लाइड आ गई आपके पास, खाली स्लाइड आई है। और हमें ना इसमें बहुत लंबा गेम लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा गेम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ना आप एक काम करो, पहले आप एक ट्रायंगल बनाओ। पहले आप एक ट्रायंगल बनाओ। ये आपका ट्रायंगल हो गया। इसको आपने ए माना और एंगल बी पर ही समकोण था, और सी ये है। इसने ये कह दिया कि ए बी और प्लस में ए सी का मान 3 है। ए बी और ए सी का मान 3 है। ओहो हो। ए बी और ए सी का मान कितना दिया जा रहा है? 3 दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो ठीक है यार, बढ़िया बात है। अगर ये मेरे पास में परपेंडिकुलर है, ये लंब है, तो ये कर्ण है, ये हमारा बेस है। ये हमारा क्या है? बेस है। तो इसको हम बी से डिनोट कर सकते हैं, बेस। हाँ, हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसकी कि बेस की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें इतना पता है इन दोनों को जोड़ने पर हमें 3 मिलता है। तो हम लगाते हैं यहाँ पर पैथागोरस ट्रिपलेट वाला फार्मूला। किसी को दिक्कत तो नहीं है? पैथागोरस ट्रिपलेट वाला फार्मूला लगाओगे? रुक जाओ, अभी आओ। पैथागोरस ट्रिपलेट का फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर में हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर, बेस और कर्ण यानी हाइपोटेनियस। पी प्लस में एच। जबकि हमें दिया क्या जा रहा है? हमें दिया जा रहा है कि पी और एच का जो मान है वो 3 यूनिट है। पी और एच का मान जो है वो 3 यूनिट है। ए बी का मतलब है पी और ए सी का मतलब है एच। तो पी प्लस में एच का जो मान है वो 3 यूनिट दिया गया, ठीक है। अब इसके आधार पर हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चाहो तो आप यहाँ से एच का मान निकाल लो। एच इक्वल में कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 3 माइनस का पी, और वही यहाँ पर रख देना है। तो पी स्क्वायर तुम्हारा पी स्क्वायर रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी स्क्वायर भी रहेगा, और बराबर में कितना हो जाएगा? 3 माइनस पी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ना मुझे बेस का पता होना जरूरी है। तो बेस ये हो जाएगा 3 माइनस पी का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, पी का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 6 ऑफ पी, और ये पी स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में पी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। यानी कुल मिलाकर की जो बेस का मान है वो बेस का मान कितना आ गया? 9 माइनस में 6 ऑफ पी। कितना आया? 9 माइनस में 6 ऑफ पी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो बेस का मान है वो कितना होगा? अंडर रूट में 9 माइनस में 6 पी। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक भाई? पल्ले पड़ा? हो गया? ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेस आ गया, पता चल गया। अब मैं चाहता हूँ यूं हूं कि आपको ना एरिया मिल जाए। एरिया आपको क्या मिल जाए? एरिया। अच्छा, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस का मान कितना है?
9 माइनस का लिख लेना। एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट, एरिया बराबर बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये क्या बनेगा? 1/2, और बेस का मान अभी अभी आपने निकाला है 9 अंडर रूट में अंदर माइनस का 6p, और हाइट कितना दिया जा रहा है? हाइट आपकी p है। तो अब मुझे ना इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि एरिया है, क्योंकि हमसे पूछा कहाँ पर जा रहा है? अधिकतम एरिया, क्षेत्रफल अधिकतम है, तो क्षेत्रफल अधिकतम के बारे में बात कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि मुझे एरिया निकालना है किसका? सॉरी, डेरिवेटिव करना है किसका? एरिया का। समझ गए बात? दोबारा समझ लो। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल में बी पर समकोण था, ये हमारा लंब है, ये मेरा आधार है, ये हमारा कर्ण है। हाइपोटेनियस, सॉरी, पैथागोरस ट्रिपलेट वाला हमने कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। लेकिन जो मुझे दिया गया था उसको देखो, मुझे दिया गया था ए बी प्लस में ए सी का मान 3 था, तो ए बी प्लस में ए सी का मतलब है पी प्लस में एच का मान 3 हो गया, तो यहाँ से एच का मान निकाल लिया 3 माइनस का पी। इसी वैल्यू को यहाँ पर रख दिया एच की जगह पर 3 माइनस पी का स्क्वायर, और हमने बी का मान सॉल्व कर लिया। तो 6p कहाँ से आया? तो थोड़ा दिमाग का यूज किया करो, 6p कहाँ से आ जाएगा? इसका होल स्क्वायर लगाओगे ना फार्मूला, 3 का स्क्वायर 9, पी का स्क्वायर पी, और माइनस है तो माइनस का 2ab, तो 2 और 3 2 जा 6p। खत्म है कहानी। इनको उठाकर यहाँ यूज कर लोगे। अब तुम्हें निकालना होगा इसका एरिया। समझ गए भाई? तो ये हो गया डी ए अपॉन में डी पी, क्योंकि हम पी के रिस्पेक्ट में कवर करने वाले हैं। तो 1/2 हमारे पास में नियतांक है, और ये टूटेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो फर्स्ट को ऐसे ही रखोगे 9 माइनस का 6 ऑफ पी, और p का हो जाएगा 1, फिर प्लस p को शांत रखोगे, अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट का होता है 1 अपॉन में 2√x। 2√x का मतलब है 9 माइनस में 6p, और 9 का कुछ नहीं, माइनस 6p का हो जाएगा 6। समझ गए बात? लेकिन आपको क्या चाहिए? अधिकतम मान। अधिकतम मान के लिए क्या होता है कि जो आपको सिंगल डेरिवेटिव करना पड़ता है, जो एक बार अवकलन आप करते हो ना, उसको जीरो बराबर रखना पड़ेगा। यानी इसको आप जीरो बराबर में रखोगे। समझ गए? यानी इसको आप जीरो के बराबर में रखोगे, तो इसका मतलब यही हो गया कि ये 1/2 तो ठीक है, ये कैंसिल कर दो अगर कैंसिल करना है, ये कैंसिल कर दो आप अगर कैंसिल करना है, ये हो जाएगा 3 2 जा 6। बस अब इनको जरा सॉल्व करो आप। ये तो जीरो हो गया, जीरो बराबर में इनका एलसीएम बराबर कर लो जरा। अंडर रूट में क्या हो गया? 9 माइनस का 6 ऑफ पी, और जब रूट और ये रूट तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 6p, और ये क्या है? माइनस का 3 ऑफ पी, क्योंकि माइनस का 3p हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इधर जाएगा जीरो के साथ में खल्लास, क्योंकि देखो रूट, ये रूट और ये रूट खल्लास होगा ना, तो रूट होगा और ये जीरो के साथ में गया, उड़ गया, तो यहां पर बन गया 9 माइनस का 9p बराबर में जीरो। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि p का मान यहां से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर p का मान 1 आया है, p का मान अगर 1 आ गया है, बड़े ध्यान सुनना, p का मान अगर यहां पर 1 है, इसकी वैल्यू कितनी आई भैया? p की वैल्यू 1 आ गई। यहां के कंपैरिजन करोगे तो p की वैल्यू 1 आ गई। अब तो यहां पर कितना आ जाएगा? आपने कहा p की वैल्यू अगर यहां रखोगे 1, तो ये बनेगा √3। सही है? और अगर यहां पर 1 लिखोगे p की जगह पर, तो यहां से h का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 2, तो ये हो गया h का मान 2 हो गया। अरे वाह, चीता आदमी हो। तो अब आपसे वो क्या पूछना चाहता था कि एंगल ए का मान बताओ। एंगल ए का मान बताओ मतलब ये वाली वैल्यू बतानी है आपको, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो यार बहुत बहुत आसान है भाई, बहुत आसान हो गया ये तो। इतना आसान तो जो तुमने कभी पढ़ा नहीं होगा। ये तो इतना आसान हो गया कि एंगल ए 1√3 2, तो एंगल ए बराबर में क्या होता है? लंब का काम ये करेगा, कर्ण का काम ये करेगा, तो √3/2।
अगर हम एंगल ए की बात करेंगे, अगर एंगल ए निकालना है तो एंगल ए का मतलब क्या है, इसकी जो सामने वाली भुजा है वो लंब का काम कर जाएगी और इसका ये वाली भुजा जो है वो कर्ण का काम करेगी। तो √3/2 साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, 60 डिग्री का मान होता है। इसका मतलब है एंगल ए का जो मान आ गया वो कितना आ गया, π/3। अब आप खुद सोचो कि ये अगर 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, यानी π/6। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल ए का मान बताओ। इसका मान बताओ, एंगल ए का मान। तो एंगल ए का मान कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। क्या बात है, आगे बात समझ। और अगर आपको एरिया पूछा जाए, अब आपसे क्या पूछ लिया जाए, एरिया बताना है, एरिया। तो एरिया का फार्मूला, एरिया यही तो निकाला है ना आपने, तो यहां से आप एरिया भी निकाल सकते हो। पी का मान कितना है, आपने कहा 1 है, पी का मान 1 लिखोगे तो ये 1/2 हो गया, और ये बनेगा √3 और मल्टीप्लाई 1, तो कुल मिलाकर के एरिया मेरा कितना है, √3/2। तो अब सेकंड क्वेश्चन इसी पे डिपेंड कर रहा है कि आपको बताना है इसका अधिकतम क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे √3/2। तो थोड़ा समझने का प्रयास करो, खुद ही आ जाएगा ऑटोमेटिक वो चीजें। एक क्वेश्चन से भाई नॉर्मल सी बात है, अगर हम एक तीर से दो निशाने लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारी सटीक चीजें होनी चाहिए। समझ गए। चलो अब यहां से फिर एक बार देख लो, केवल इतना ही सॉल्यूशन है और इसमें दो क्वेश्चन बन गए हैं। इतने सॉल्यूशन में केवल दो क्वेश्चन बन गए, अब खुद समझो आप। अगर मुझे एंगल सी निकालना होता तो लंब का काम ये करता और कर्ण का काम ये करता। तो सी बराबर होता है 1/2। 1/2 साइन कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। समझ गए, इतनी है। अब बताओ भाई, जल्दी समझ में आ गया आपको। अगले दो प्रश्नों के लिए यार एंगल कैसे आया बेटा, समझा तो दिया मैंने आपको। तुम्हें प्रसून कोई भी एंगल निकालना हो, उसके सामने वाला जो भुजा होती है वो लंब होता है और बाकी कर्ण तो आपको पता ही है। चलो आओ, इसमें आपको क्या करना है कि f(x) बराबर में cos 2x प्लस में x अगर है और मुझे चाहिए इसका महत्तम मान। महत्तम मान निकालने के लिए आपको पता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो आपने कहा ठीक है, मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा f' से। तो cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस में साइन 2x हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये 2x लिखा है, 2x का अवकलन कितना हो जाएगा 2 और x का 1। जब हम सिंगल टाइम्स डेरिवेटिव कर लेते हैं तो इसको हम जीरो के बराबर में भी रखते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन
उधर ले जाओ तो साइन 2x, और ये जो 1 है 1 उधर भागेगा, माइनस का 1, और ये माइनस ये वाला माइनस खप जाएगा, ठीक है, खत्म। तो ये बन जाएगा साइन 2x इक्वल टू 1/2। अब आप हमें ये बताओ कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे एंगल होंगे जो 1/2 देंगे। तो खुद सोच के देखो, ये कितने कितने का एंगल 1/2 होता है, साइन कितने कितने डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो एक आपने पढ़ा है कि एक आपका मान होता है 30 डिग्री का, और एक एक आपका मान होता है 150 डिग्री का। नहीं समझ में आया? ये जो 1/2 है वो साइन कितने डिग्री का मान होता है, या तो वो साइन 30 का मान है, या तो वो मान साइन 150 का है, 150 का है। 30 का मतलब होता है π/6, और π/6 में अगर 5 का गुणा कर दोगे तो 5π/6 हो जाएगा। समझ गए बात? तो इसका मतलब भाई यही हुआ कि जो मेरा एंगल निकल के आएगा वो एंगल किसके किसके बराबर में आएगा, एक बार 30 के बराबर में आ जाएगा, और एक बार 150 के बराबर में आ जाएगा। समझ गए? तो यहां से x का मान किसका कितना आया है, तो आपने कहा π/12, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5π/12। तो कुल मिलाकर मेरे पास में x की वैल्यू ये आई है। अब इन्हीं x की वैल्यू के अकॉर्डिंग ना मैं ये बता दूंगा कि इसका महत्तम मान क्या है। तो आप अधिकतम मान निकालने के लिए आपको सिंगल डेरिवेटिव करना पड़ता है, सिंगल डेरिवेटिव को जीरो के बराबर में रखना पड़ता है, जीरो के बराबर रखा तो आपने x का मान निकाला। अब ये हमें नहीं पता है कि इसमें π/12 बड़ी वैल्यू बनाकर देता है या 5π/12 छोटी वैल्यू बनाकर देता है, मुझे नहीं पता है। तो आपको कहां जाना पड़ता है, डबल डेरिवेटिव में जाना पड़ता है। कहां पर बच्चा? डबल डेरिवेटिव में जाना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हम डबल डेरिवेटिव में जाना चाहते हैं तो वहां से कर लो, या फिर एक काम कर लो बढ़िया सा कि इन्हीं दोनों वैल्यू को उठाओ, इन्हीं दोनों वैल्यू को उठाओ और यहां पर रख के चेक कर लो, जिसका मान बड़ा आ जाए वही मेरा आंसर है। अरे वाह, ये तो और बढ़िया बात है फिर तो। क्यों भाई? ये तो और अच्छी बात हो गई। हम्म, देख लो भैया। इस π/12 को हमने रखा है इस x में, f(x) की जगह पर π/12 रखा। जब आपने π/12 रखा तो cos π/12 का मतलब है π/6, cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2, प्लस में x की जगह पर हो जाएगा π/12। समझ रहे हो मेरी बात को? ये π/12 को हमने इस x में रखा तो ये आया। अब अगर हम इसी जगह पर क्या रख देते हैं, 5π/12, तो 5π/12 जब यहाँ पर रखा जाएगा तो ये आएगा 150, तो π/6 और गुणा में कितना 150। नहीं समझे? 5π/12 बटे में 2, तो 2 से ही कैंसिल गया 6, π/6 गुणा 5 यानी कि 150। अब आप मुझे बताओ cos 150 की वैल्यू कितनी होती है। cos 150 का मतलब है 180 माइनस का 30। बड़े ध्यान सुनना, अगर मैं यहाँ पर cos 150 की बात करूंगा तो cos 150 को मैं लिख सकता हूँ cos 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, माइनस में cos 30, और माइनस में cos 30 का मतलब है ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये आएगा माइनस का √3/2, और यहाँ पर हो गया 5π/12। अब आप हमें खुद बताओ इनमें से छोटा कौन है, इनमें से छोटा कौन है, इसमें से छोटा कौन है, इसमें से बड़ा कौन है? इन दोनों वैल्यू में छोटा कौन है और बड़ा कौन है? तो जो धनात्मक होगा वो बड़ा होता है, जो ऋणात्मक होगा वो छोटा होगा। क्या बोलती पब्लिक? जल्दी बताओ। जो धनात्मक है वो छोटा है, और जो ऋणात्मक होगा वो बड़ा होगा, छोटा होगा। तो जो धनात्मक है वो बड़ा होगा, और जो ऋणात्मक आएगा वो छोटा होगा। तो इसका मतलब है मुझे महत्तम मान चाहिए था, तो √3/2 प्लस π/12, यानी यही सबसे बड़ी वैल्यू है। क्या बोलती पब्लिक? मजा आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है, चलिए बढ़िया बात। अब एक बात हमें ये बताओ, अब थोड़ा क्वेश्चन पे आओ।
क्वेश्चन ने ये कहा था कि मेरी जो लिमिट है वो -90 से लेके 90 तक है। तो आप खुद दिमाग लगा लो यार कि -90 से लेके 90 तक है, लेकिन ये तो 150 बना कर देता है। अगर ये बच्चा 150 बना कर देगा तो ये तो बाहर हो गया, लिमिट से बाहर है, तो इसको हम वैसे भी नहीं इंगेज करेंगे। क्या बोलती पब्लिक? क्यों? क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आपने कहा ये जो है वो -90 से लेके 90 तक है। -90 से लेके कहाँ तक है मेरे भाई? -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। तो आप हमें खुद सोच के बताओ कि आपका 30 डिग्री एंगल तो वैलिड है, लेकिन 150 डिग्री एंगल इसके अंदर नहीं आता है, तो इसका मतलब हम इसको काट देंगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बातें समझ में आई? तो केवल मेरे लिए क्या होगा, π/12 ही आपका एकमात्र सहारा है। एकमात्र सहारा है π/12, वही हमारा आंसर बना कर देगा। तो ये तरीके हैं, पहले मैंने बेसिक आपको बता दिया, फिर आपको लिमिट यहां पर दी गई थी, फिर लिमिट के अकॉर्डिंग देख लो। जब किसको कुछ भी समझ में ना आए तो ये समझ लो। ठीक है, चलिए। तो ये तो हमें वैसे भी नहीं लेना है, क्योंकि 5π/12 तो वैसे भी वैलिड नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो इसकी लिमिट से बाहर है। और अगर हम इसके न्यूनतम मान के बारे में बात करें तो क्या होगा? न्यूनतम मान, अब भाई ये ना कह देना कि न्यूनतम मान 5π/12 पर होगा, ना ना ना, गंदी बात हो जाएगी फिर तो। ये न्यूनतम मान 5π/12 पर होगा, ऐसा ना कर देना फिर। क्योंकि आपको पता है कि, सुनते जाना, अगर मेरी लिमिट -90 से लेके 90 तक है और मैंने आपको दो वैल्यू निकाल के दी, एक 30 डिग्री और एक 150 डिग्री, तो 150 डिग्री का पत्ता तो पहले ही साफ हो गया, क्योंकि वो -90 और 90 के मध्य में है ही नहीं, तो हटाओ। लेकिन 30 है, 30 को मैंने चेक कर लिया, और 30 को जब चेक किया तो वो सबसे बड़ी वैल्यू देता है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन देगा? तो सबसे छोटी वैल्यू वही देगा जो सबसे छोटी लिमिट होगी, जो सबसे छोटी रेंज होगी, जो सबसे छोटी औकात बना कर देगा, वो है -90। यानी -90 पर ये सबसे छोटी वैल्यू बना कर देता है। तो यहां पर आप ये लिख सकते हो कि f(x) में क्या करना है आपको, f(x) में -90 रख दो, -π/2। बातें समझ में आनी मेरे भाई? मान लो आपकी क्षमता क्या है, आपने क्षमता आपकी इतनी से इतनी जानी चाहिए, मान लो आपको -90 से 90 तक जाना है बस, लेकिन आप 150 नंबर लेके आए, तो उसमें तो परिपूर्ण नहीं हो, तो हटा दो उसको। एक 30 है तो 30 है, 30 के अंदर है, तो वो तो एक बड़ी वैल्यू हो गई। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन होगी? -90 पर। तो आप -90 यहाँ पर रखते हैं f(x) में। तो जब आप -f(x) में यहाँ पर 90 रखोगे तो ये बनाएगा cos 2 मल्टीप्लाई माइनस का π/2 एंड माइनस में π/2। तो आप हमें बताओ, दो से तो ये दो कैंसिल हो गया, कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, और माइनस का π/2 है, और कॉस 180 का मान -1, तो ये देखो दोनों के दोनों नेगेटिव में आ गए हैं। तो -1 माइनस π/2, तो -1 माइनस π/2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट है। बोलो क्यों? क्योंकि अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन भी करता हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन भी कर लिया, तो 1 प्लस में π/2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें ईयर नहीं लिखा है क्या? ओहो हो, ये 2024 के सेकेंड इनटेक का है, एंड ये 2024 सेकेंड इनटेक। चलो, अब मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं जिनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक बार समझो जरा, सुनो। आपसे जब भी पूछा जाए महत्तम मान, जब भी पूछा जाए अधिकतम मान, जब भी पूछा जाए न्यूनतम मान, तो आपको सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज करना है, मैक्सिमा और मिनिमा का। मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप सिंगल टाइम से कोई भी फंक्शन दिया जाए उसका एक बार औकलन करो, और जो एक बार औकलन होता है उसको जीरो के बराबर रखा जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। क्यों जीरो के बराबर रखा जाएगा? क्योंकि जीरो के बराबर रख के हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? आपने कहा दो वैल्यू आ गई। अब अगर इसने कोई लिमिट ना दे, अगर ये कोई लिमिट ना देता, अगर लिमिट ना देता तो हम दोनों वैल्यू को चेक कर लेते इसी में रखकर। तो जो बड़ी देता वो मेरे पास में अधिकतम वैल्यू, जो छोटी देता है वो हमारे पास में न्यूनतम वैल्यू आता। बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? क्या ही मतलब है यार इसमें, जरा सा कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू क्वेश्चन है।
चलो भाई बताओ इसका जवाब क्या है। एफ एक्स बराबर में लॉग बेस में है 10x² प्लस 2x प्लस में 11 का न्यूनतम मान क्या होगा। जिसको कुछ नहीं आता है ध्यान से सुनना, मेरे साथ साथ एक बार वहीं पे बैठे बैठे चिल्लाओ कि हाँ ये चीजें होंगी, यस और नो बोलना। भले अगल बगल कोई भी हो, मम्मी पापा कोई भी हो, XYZ, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं वो आप एक बार दोहराना और तेज दोहराना। ये बताओ इसने क्या पूछा, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू में क्या होता है कि हम फंक्शन जो दिया जाता है उसका सिंगल टाइम डेरिवेटिव करते हैं, एक बार अवकलन करते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। तो हम एक बार इसका अवकलन करेंगे, कर दिया जी, कर दिया। फिर उसको क्या करते हैं, जीरो के बराबर रखते हैं। क्यों रखते हैं जीरो के बराबर में, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, यस और नो। ठीक, तो जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वही वैल्यू हम चेक करेंगे इसके डबल डेरिवेटिव में, या वही वैल्यू हम डायरेक्टली एफ एक्स में रख के चेक कर लेंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, यस और नो। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट तो यूज हो रहे हैं इसमें। क्यों इतना घबराने वाली बात है यार, कि जो भी फंक्शन दिया जाता है उसका डेरिवेटिव करो, अवकलन करो। अवकलन कर दिया, लेकिन आपको बताया था कि अवकलन में बेस लॉग के साथ में हमेशा ई का यूज होता है। याद करो, बेस चेंज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने डेरिवेटिव यानी अवकलन में पढ़ाया था कि यहां पर ना हमें बेस चेंज करना पड़ेगा। तो x² प्लस में 2 प्लस में 11 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, log ऑफ 10। ये बेस चेंज कर लिया। अब इसका तुम्हें अवकलन करना है, अब इसका तुम्हें अवकलन करना है। करो भाई अवकलन। तो ये तो नियतांक मान हो गया। अरे यार एफ डैश क्यों लिख रहे हो, एफ एक्स लिखो ना। अब इसका क्या करना है, अवकलन करो। तो ये तो नियतांक है, तो 1 में log 10 को बाहर कर दो। ये log x हो गया। log x का क्या होता है, 1 में x, लेकिन x की जगह पर इतनी बड़ी वैल्यू है, x² प्लस में 2x प्लस में 11। अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो x² का अवकलन कितना होता है, 2x, 2x का कितना हो जाएगा 2, सही है, और 11 का 0। अब जब आप इसको 0 के बराबर में रखोगे तो जितनी भी हर वाली वैल्यू है, डिनोमिनेटर की वैल्यू, वो तो 0 के साथ में समाप्त। तो न्यूमरेटर बचेगा 2x प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x का मान कितना मिल जाएगा, आपने कहा -1। मैंने क्या बताया था शुरू में कि अगर x की वैल्यू केवल सिंगल मिलती है, एक वैल्यू आती है x की, इसका मतलब है जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वही x का मान काम करेगा। अगर इसने बोला है कि ये न्यूनतम मान बताओ, तो ये x बराबर -1 पर न्यूनतम वैल्यू ही बनाकर देता है। अगर ये पूछा जाता अधिकतम मान बताओ, तो -1 पर इसी की वैल्यू अधिकतम भी होती। समझ गए, अगर सिंगल वैल्यू मिलेगी तो जो क्वेश्चन में होगा वही होगा, वही पूछा जाएगा, तो फिर वही काम करेगा इसमें। तो अब बस मुझे यही -1 को उठाकर फलन में पुट कर देना, यानी इस जगह पर। तो f ऑफ -1 में पुट कर दिया, ये बन गया log ऑफ 10, और यहां पर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2, तो 11 प्लस में 1 12, और 12 में से 2 चला जाएगा, 1 माइनस का 2 प्लस में 11। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बन गया log 10 बेस में 10, जिसका मान 1 होता है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट। बताओ भाई इसका जवाब। एनडी 2024 के फर्स्ट इनटेक में आया हुआ है। पूछना क्या चाहता है और क्या पूछेगा भैया।
कह रहा है कि दी नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ v फॉर विच द फंक्शन ऑफ 16x³ / 3 माइनस का 4b x² + x हैज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। लो भाई साहब, इसने कह दिया कि नीदर मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है, मतलब ना तो अधिकतम हो और ना ही वो न्यूनतम हो। तो बताओ b का मान क्या होगा। भाई ये तो अजब अजीब अजब गजब बीमारी बता दी इसने। अब तो थोड़ा परेशानी वाली बात है, ना तो मैक्सिमम ना तो मिनिमम, लेकिन एक बात कंफर्म है, हमें सिंगल डेरिवेटिव करके जीरो बराबर रख के हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात है। मिनिमम हो ना हो, मैक्सिमम हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर क्या, करो भैया डेरिवेटिव। करो जी। इसका मैंने औकलन किया एफ एक्स का, एफ डेस ऑफ एक्स 16/3 नियतांक है, तो 16/3 को ऐसे लिख दिया, x³ का हो जाएगा 3x², और माइनस का 4b का हो जाएगा 8bx, और x का हो जाएगा 1। 3 से ये 3 गया गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर में हो जाएगा कितना, 16x² माइनस का 8bx एंड +1। ये बना। लेकिन याद रखना कि ना तो अधिकतम हो ना ही न्यूनतम हो। तो अगर यहां से समझो कि x का मान 0 से बड़ा है, इसने क्या बोला, x का मान 0 से बड़ा है, और इसने साफ साफ कहा है ना तो अधिकतम हो ना ही न्यूनतम हो। तो इसका मतलब तो भाई साहब यही हुआ कि ये बराबर में जीरो के होगा ही नहीं, नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। जीरो नहीं आना चाहिए, ऐसा मान आना चाहिए कि जो जीरो ना बने। ये इतना तो पता है ना बेटा, ठीक है, ओके भाई। तो कहीं ना कहीं ये जो हो जाएगा, इसका मतलब ये कि जब जीरो के बराबर नहीं आएगा, तो इसका ओवरऑल आप ये भी कह सकते हो कि इसने कह दिया कि एक्स का मान 0 से बड़ा है। अच्छा समझना मेरे भाई बात को, एक बात मेरी बात को बड़े कायदे से समझो। इसने कहा है कि एक्स का मान 0 से बड़ा है, मतलब एक्स पॉजिटिव आना चाहिए। अब एक्स धनात्मक तभी आएगा जब ये वाला पार्ट भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन आपने कहा पॉजिटिव कब बनेगा, पॉजिटिव तो तभी बन सकता है ना कि जब बी का मान नेगेटिव लिया जाए, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी एक्स का मान अगर धनात्मक चाहिए 0 से बड़ा, तो बी का मान ऋणात्मक आएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो आप। बी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे भाई ये हो गया कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, जो विवितकर होता है, विवितकर क्या होता है, b² माइनस में 4ac लेस देन टू 0, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकालोगे, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, b की, ना कि x की। तो v का मान क्या होगा यहां, तो आप कहोगे v का मान है कितना, 8b, वो भी कैसा, माइनस का 8b। तो ये हो जाएगा माइनस में 8b का स्क्वायर, समझ गए। माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी आप कहोगे 16, और सी का मान कितना है 1, और लेस देन टू 0, यानी ये हो गया 64 का b² माइनस का 16 चौको 64 लेस देन टू 0। यानी ये ओवरऑल अगर बात करोगे तो 64 को उधर भेजोगे तो 64 b² लेस देन टू 64, एक कैंसिल कर दिया जाएगा, तो b² का मान 1 से छोटा, और b का मान क्या है, 1 से छोटा। अरे यार ढंग से बन जाना भाई, 1 से छोटा ना बनो। तो इसका मतलब तो यार ये होगा, जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, प्लस माइनस का 1। तो प्लस माइनस का 1 का मतलब है कि ये -1 से क्या हो जाएगा, बड़ा। सुनते जाओ, ये क्या होगा, -1 से बड़ा होगा बी का मान, और 1 से छोटा होगा। -1 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। बातें समझ में आ गई जी, समझ में आ गई। लेकिन मुझे कैसी वैल्यू चाहिए, 0 से बड़ी। तो स्क्वायर कभी निगेटिव होगा नहीं। अब स्क्वायर कभी निगेटिव होगा नहीं, इसी का मतलब है कि 0 से बड़ा होगा, ये 1 से छोटा होगा। नहीं समझ में आया होगा, पक्की बात है। अगर नहीं आया समझ में तो देखो दोबारा।
क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ? यहां तक आपको क्लियर हुआ? ठीक है। यहां से हमने 64 को उधर भेज दिया तो 64 से 64 कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक बात तो बी का मान ही तो बताना है ना, बी का मान ही तो बताना है ना। अच्छा ये बताओ बी स्क्वायर है, अगर बी स्क्वायर है बेटा तो एक चीज कन्फर्म है, बी स्क्वायर कभी नेगेटिव तो होगा नहीं। अगर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। हाँ आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो बी का मान कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगा, मतलब जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। लेकिन इसने कहा है एक से छोटा रहना चाहिए, मतलब एक को हमें नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा बराबर लेकिन एक से छोटा बराबर। तो जीरो से बड़ा बराबर लेकिन एक से छोटा बराबर, तो जिसका भी डी करेक्ट आंसर है, बस बल्ले बल्ले हैं उसके तो। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? इन पे थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। जैसे आप लोग कह रहे हो ना कि डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से आया, बेटा ये बताओ कि अगर हम क्या इसके फैक्टर कर सकते थे? अगर फैक्टर करते तो किसका मान निकलता है, एक्स का। जबकि हमें एक्स का मान नहीं चाहिए, मुझे मान निकालना है बी का। तो जब समीकरण एक्स स्क्वायर के रूप में दिया जाए लेकिन मान किसी दूसरे का पूछा जाता है, तो भाई हमें डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट का। बातें समझ में आई सिबरावत? कुछ चीजें ना ऐसे तो नहीं समझ पाओगे, इनके इनके अकॉर्डिंग तुम क्या समझोगे, ये क्यों आया, क्योंकि अब तुम मेरी बातों पे तो ध्यान देते नहीं हो। और हर एक टॉपिक से रिलेट करता है, हर एक टॉपिक। अब हम किस टॉपिक को पहले पढ़ा दें, समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि भाई ये तो यही कहना चाह रहा है कि आप जो है, एक तो या तो मेरी बातों पे ध्यान दे दो कि मैं बोल क्या रहा हूं। यहां पर बी का मान निकालना है, एक्स का मान नहीं निकालना है, क्योंकि एक्स में खुद ही समीकरण दिया जा रहा है। तो अगर हम एक्स का मान नहीं निकालेंगे, उनके गुणांकों में से किसी का मान निकालते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट यानी विवितकर वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, विवितकर, जिसको आप बोलते हो, एक और नाम है इसका विवेचक करके हिंदी में। डी डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको बोलते हैं डी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। याद आया अब भी? चलो और तुम्हें करवाता हूँ। चलिए भाई बताइए। पढ़ो समझो जा रहा हूँ। कह रहा है कि एक अवकलनीय फलन है का स्थानीय अधिकतम मान x बराबर 0 पर है। मान लीजिए फलन ये हमें दिया जा रहा है, ठीक है। तो इनमें से मुझे ये बताना है कि फंक्शन y हैज रिलेटिव मैक्सिमम मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0। तो
ए और बी का मान क्या होगा, ए का मान 0 से बड़ा, बी का मान 0, या बी और ए की वैल्यू 0, या बी की वैल्यू ग्रेटर देन टू 0, या बी की वैल्यू 0। सभी वैल्यू के लिए ए और बी का मान 0 होगा। ये तो गड़बड़ हो रहा है फिर तो, क्यों भाई? कोई नहीं, सही है। चलो भाई बताओ। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। देखो जी, जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसका डेरिवेटिव पहले कर डालो। कर लिया डेरिवेटिव, करो भाई इसका डेरिवेटिव। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, तो आपने कहा 2f डैश ऑफ एक्स प्लस में हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया। लेकिन इसने ये कह दिया कि अधिकतम जो मान है इसका, वो कहां पर है, 0 पर है। अधिकतम मान जो है वो कहां पर है, आपने कहा 0 पर है। अच्छा, तो इसने यही बोला है कि एफ डैश ऑफ एक्स का स्थानीय अधिकतम मान एक्स बराबर 0 पर है। तो एक्स बराबर 0 पर है। ठीक है, चलो आओ देखो। जब आप सिंगल डेरिवेटिव कर लेते हो तो इसको 0 के बराबर में रखोगे। 0 के बराबर में रखोगे तो यहां से मिल जाएगा 2f डैश ऑफ एक्स प्लस में ए इक्वल टू 0। पहला पत्ता तो साफ हो गया, बोलोगे क्या, क्योंकि बी नहीं आया। बी नहीं आया, तो आपको खुद पता है बी का मान यहां पर कुछ भी रख लो, ई नवीन तोता तीन जितना भी रखना चाहो रख लो। इनफाइनाइट जितनी बड़ी वैल्यू लिखो लिख लो यहां पर, बी की जगह पर। हमें पता है कि ये खत्म हो जाएगा औकलन करने पर, तो बी का मान निर्धारित ही नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो ये कि बी का मान निर्धारित ही नहीं करेगा, बी का मान कुछ भी ले लो। तो इसने कहा बी का मान 0 के बराबर में, हम काहे 0 के बराबर में लिखें, बी का मान कुछ भी लिखो। बी का मान, अरे ना भाई, बी बराबर 0, ना भाई साहब, तो सीधा एक ही ऑप्शन मिला है, वो है ऑप्शन बी, कि बी का मान कुछ भी लिखो, फोर बी, सभी बी के लिए, लेकिन ए का मान 0 के बराबर में आएगा। अब आपने कहा कैसे, इसने कहा देखो कि इसका स्थानीय मान जो है वो 0 पर है, 0 आता है, तो इसका मतलब है कि 2f डैश ऑफ एक्स की जगह पर 0 मानोगे, क्योंकि इसने बोल दिया ना कि x बराबर 0 पर आपेक्षिक अधिकतम मान है। तो बराबर में a, मतलब प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहां से अगर ये आपेक्षिक मान 0 के बराबर में आएगा, इसका मतलब ये खल्लास है, पत्ता इसका क्या है, साफ है, अधिकतम मान 0। तो यानी ये केवल और केवल क्या बनेगा, a बराबर में 0, क्योंकि ये पैटर्न हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, या आपको सबसे बढ़िया तरीका बता दिया कि बी डिपेंड ही नहीं करता है, बी वैसे भी खत्म है, अवकलन करने के बाद भी ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो बी से मुझे कोई लेना देना है नहीं। और जब मुझे बी से कोई लेना देना है नहीं, तो पत्ता साफ हो गया उसका। हाँ, ये भी बात सही है। तो बी का मान कुछ भी लिखो, सभी सभी बी के लिए। यहां पर बी कह रहा 0 से बड़ा ना, बी 0 ना, बी 0 ना, हटाओ लग। निखिल पाल, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बढ़िया बात है, पढ़ो अब आराम से। समय है, जल्दी से कोर्स कवर करके रख लो तुम। ट्वेल्थ में आना, ट्वेल्थ फोकस करना, रिवाइज करते रहना इसको, और अपेयरिंग में एग्जाम दे देना सितंबर वाला तो। ठीक है भाई, क्लियर है, ओके। ठीक है बच्चा, पार्टी। अब जैसे ये वाला प्रश्न है आपका, इसने क्या किया है पता है, इसने आपसे ये बोला कि पहले आप इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, एफ एक्स निकालो, फिर उसका अवकलन करो। ये है। ठीक है बेटा।
चलो भाई, आ जाओ। यहाँ पे आपने क्या किया, पहले आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ट्वेल्थ में है, पढ़ के आए होगे, नहीं पता है तो एक बार जान लो। सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं। तो आपने कहा ठीक है, मैंने पकड़ लिया x+1 को, x+1 ये पकड़ा, पकड़ लिया जी, पकड़ लिया, ब्रैकेट बंद। अब जब हमने इसको पकड़ा तो ये वाली लाइन बंद कर दो, ये वाली लाइन बंद कर दो, इनका आपस में गुणा, माइनस इनका आपस में गुणा, समझे। तो x+4 का x+9 के साथ मल्टीपल, तो x+4 का x+9 के साथ मल्टीपल, और माइनस में 6 6 जा 36 हो जाएगा। तो ये कहानी इसकी हुई। नंबर दूसरा, अब ये दूसरा वाला एलिमेंट उठाओ, दूसरा वाला एलिमेंट हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो -2 हो गया। तो ये वाली लाइन बंद और ये वाली लाइन बंद, तो इसका h के साथ में गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x, और 9 2 जा 18 माइनस 6 3 जा 18। बहुत बढ़िया। लास्ट वाला अभी अब उठाओ, तो ये पॉजिटिव रहेगा, क्या भाई साहब, +3, +3। तो ये वाली लाइन बंद कर दो, ये वाली लाइन बंद कर दो, इनका आपस में गुणा, तो 6 2 जा 12 माइनस 3x, और 3 4 जा 12, ये हो गया। तो ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका fx निकल के आ रहा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, कैलकुलेटिव है लेकिन दो क्वेश्चन इसमें है, समझ गए, दो क्वेश्चन है इस पे। ठीक है, आओ। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई fx बराबर में, अब सॉल्व करो इसको, ये तो भाई x+1 है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, इनका आपस में गुणा, x का स्क्वायर 9x, और 9 4, 9 4 13, 13 x, और 9 4 36, और माइनस का 36 ये लिखा हुआ है। यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 18 से 18 गया, और 12 से ये 12 गया। तो इनको भी आगे क्या लिख सकते हो, 2 2 जा 4 ऑफ, और 3 3 जा 9 ऑफ x। इनको और सॉल्व करो जरा, fx बराबर 36 से 36 भी चला गया, इनके आपस में गुणा, x का x स्क्वायर के साथ में हो जाएगा x3, 13x स्क्वायर, प्लस में x 1 का अगर मल्टीपल कराओगे तो ये x स्क्वायर बनाएगा, और प्लस में 13 ऑफ x, और यहाँ पर खुद ही बन गया माइनस का 13 ऑफ x। तो इसका मतलब ये है कि ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है भाई। तो ओवरऑल आपके पास में fx का मान कितना आ गया, आपने कहा fx का मान आ गया x3, और 13 और 1 कितना होता है, 14, तो 14x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसका औकलन करना है। ठीक है भाई। तो बस अब हमें क्या करना है, इसका औकलन करना है, और जो भी इसकी मान निकल गया है वो देख लेना। तो यानी कि यहाँ पर बन गया एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, आपने कहा x3 प्लस में 14x स्क्वायर, इसका आपने डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया तो कितना बन गया, 3x स्क्वायर, और 14 दूना 28x हो गया। एक बार सिंगल डेरिवेटिव, इसको जीरो के बराबर में रख दोगे तो कुल मिलाकर x जो हमने कॉमन किया है, तो यहाँ बनेगा 3 ऑफ x प्लस में 28 बराबर में जीरो। तो एक बार तो x बराबर में जीरो मिल जाएगा, और एक बार x बराबर में हो जाएगा -28/3। अब आप हमें ये बताना है कि ये कहाँ से कहाँ तक इसका मान जो है वो ह्रासमान डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग कहाँ तक होगा, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात। पहले मुझे ये बताओ, क्या इतनी इतनी बातें समझ में आ गई हैं आपको। क्यों भाई, इतनी बातें आपको समझ में आई हैं। चलो आओ देखो,
क्या मैंने आपको ये बातें सिखाई थी कि जब भी आपके पास में दो फैक्टर मान निकल के आए, हालांकि कहाँ सिखा पाए, तुम्हें क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ाया है ना, लेकिन फिलहाल फंक्शन तो नहीं, फंक्शन भी नहीं पढ़ाया है, चलो कोई नहीं, अभी यहाँ पर काम चलाना पड़ेगा। मेरे पास दो मान निकल के आए हैं, कितने मान निकल के आए, दो मान निकल के आए। एक तो मान यहाँ पर माइनस का 28/3 होगा नंबर लाइन में, बचपन में पढ़ा होगा यार, नंबर लाइन एक जीरो हो गया। यहाँ माइनस इनफाइनाइट होता है और यहाँ पर क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट, एक तरफ घटता जाता है एक तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन आप ये बताओ कि इसमें कहाँ पर जो है ये फलन डिक्रीजिंग करेगा और कहाँ पर ये फलन इंक्रीजिंग करके लाएगा, समझ गए। तो जब आपके पास में दो वैल्यू मिलती हैं, बड़े ध्यान से सुनना, जब आपके पास में दो वैल्यू मिलती हैं, दो फैक्टर हैं, ये दो फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं, दो फैक्टर है। आओ तुम्हें सिखाते हैं वेवी के बारे में, वेवी तो जानते होगे ना, अरे वाह बता तो दिया तुमने, वेवी कर मेथड, अरे गुड गुड, जिसको नहीं पता है वो जान ले। जैसे यहां पर दो फैक्टर आए, एक ये फैक्टर बन गया और एक ये फैक्टर बन गया, दो फैक्टर आ गए, दो फैक्टर में क्या होता है, वेवी कर मेथड यूज होता है। तो अगर जैसे दो बने या चार फैक्टर बन जाए या छह फैक्टर बन जाए या आठ फैक्टर बन जाए, तो बच्चा इसमें क्या होता है, वेवी कर मेथड ये कहता है, तो वेविकर मेथड ही क्या कहता है कि अगर दो फैक्टर बने हैं तो प्लस लाओ माइनस लाओ प्लस लाओ, बस बात खत्म। लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए नेगेटिव, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब है जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा क्या होता है, ये वाला पार्ट। तो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस का 28/3, 0, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगर इसी जगह पर वो क्या पूछ ले कि स्थानीय न्यूनतम मान प्राप्त होता है, तो कहां स्थानीय न्यूनतम मान प्राप्त होता है, माइनस का 28/3 पर, समझ गए। हाँ जी, माइनस का 28/3 पर, देख लियो पक्की बात। तो जो भी मेरे पास में फलन आया है सिंगल डेरिवेटिव का, इसका दोबारा से अवकलन आपको करना पड़ेगा, इसका ना दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। चलो भैया देख लेता हूं, आ जाओ। स्थानीय अधिकतम मान का मतलब है डबल डेरिवेटिव, तो एफ डबल डेश ऑफ एक्स, सिंगल डेरिवेटिव कितना था इसका, 3x² 28 तो ये बन जाएगा 6x प्लस में 28, हो गया ये, हो गया। मुझे क्या चाहिए, फलन का न्यूनतम मान चाहिए, वो भी स्थानीय। न्यूनतम मान हमेशा जीरो पर चेक किया जाता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, एफ डबल डेश ऑफ जीरो पर मान कितना आएगा, एफ डबल डेश ऑफ जीरो पर मान कितना आएगा, तो जीरो रखोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये 28 बन जाएगा, तो न्यूनतम मान 28 आ जाएगा जीरो पर। मतलब ये समझ लो आप कि हमें चाहिए क्या, न्यूनतम मान प्राप्त होता है जब भी स्थानीय न्यूनतम मान बात करता है ना, लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम की बात करे, लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम की बात करें ना बेटा, तो उसमें क्या हो जाता है, हमेशा जीरो पुट किया जाता है उसके डबल डेरिवेटिव में। इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान रख लो, ठीक है भाई। चलिए बच्चा, तो इसका आंसर आएगा x बराबर जीरो। तो फिलहाल हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पी वाई क्यू खत्म कर डाले हैं। कल आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा जो कि 2 घंटे की क्लास रहेगी, क्योंकि ये छोटा टॉपिक था, पी वाई क्यू हमने ऑलरेडी पढ़ा दिए कॉन्सेप्ट, इसमें क्वेश्चन करने थे, ठीक है भाई साहब। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू।